गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू है। 4th चैप्टर इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स नियोजन। नियोजन में अभी तक हमने नियोजन के अर्थ, इंट्रोडक्शन मतलब प्रारंभिक, और उसकी डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी हमने उद्देश्य देखे थे, ऑब्जेक्ट्स देखे थे। उसकी लिमिटेशंस भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसमें से 5 पॉइंट आप लोगों को करना है। नाउ वी स्टार्ट मेथड्स और प्रोसेस और टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। ये तीनों एक ही क्वेश्चन होगा। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यहाँ चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के माध्यम से यहाँ एक एक पॉइंट के द्वारा पूरी प्रोसेस या पूरी मेथड को समझाया गया है। तो planning is not only a mental activity, but it is also a systematic activity. There are tasks necessarily to be done by planning. Planning steps may differ from organization to organization, depending on their size, nature, and goals. But still, some common steps can be identified. Following are the steps of planning preferred by the many managements. नियोजन का जो कार्य होता है वो केवल बुद्धि से संबंधित ही नहीं है, बल्कि वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित कार्य जो करने पड़ते हैं। तो किसी भी व्यवसाय की सफलता प्रभावशाली योजना पर ही डिपेंड करती है। एक जो अच्छा या कुशल नियोजन करता होगा वह अवसरों का पहले से अनुमान लगा लेता है एवं साधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके लिए वह योजना से संबंधित बजट बनाकर आवश्यक वित्त व्यवस्था को भी कर लेता है। इसीलिए नियोजन की विधि या प्रक्रिया सक्सेसफुल मानी जाती है। तो इस विधि या सक्सेसफुल प्रक्रिया को बनाने के लिए हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। First point is establishing objectives. The first step is planning is to determine objectives for the entire enterprises and then for its different departments, section and individuals. Specific achieved, in fact, objectives provides the core of planning process. Objectives should be in clear, definite and simple terms so that all employees understand them and know that is expected out of them. जितने भी लक्ष्य होते हैं हमारे या जो उद्देश्य निर्धारित करना होते हैं वो सबसे पहले हम प्लानिंग में करते हैं। प्रत्येक नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम लक्ष्यों का ही निर्धारण किया जाता है या डिसाइड किया जाता है। पहले उपक्रम के जो सामान्य लक्ष्य निर्धारित होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद अलग अलग विभागों के अलग अलग लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। वास्तव में लक्ष्य समान नियोजन क्रिया के एक सेंटर पॉइंट होते हैं या केंद्र बिंदु होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टेब्लिश planning premises. Planning premises are the assumption about the likely events in the future. Premises provides facts and information and thus serves as basis for planning. For correct planning, these assumptions should be based on scientific forecasting. जो निर्धारित सीमाएं करना होती है उनके लिए भी हमें जो डेवलप करना होगा, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, जो डेवलप करने के लिए हमें प्रोसेस को पूरी तरह से हमें उसकी जो लिमिटेशन है उसे भी पहले ही डिसाइड करना होता है। नियोजन के लिए हमेशा कुछ निश्चित अनुमान लगाना होते हैं और पूर्वानुमान होते हैं। नियोजन की इसलिए कुछ सीमाएं भी होती है जो इन्हें प्रभावित करती है। सीमाओं को जो व्यावसायिक परिवेश भी प्रभावित करता है। यह 2 प्रकार से होती है, आंतरिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आंतरिक स्थिति जैसे पूंजी कैपिटल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है एंड मशीन्स है।
और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होती है वो है, और ग्राहकों की रुचि है, इंटरेस्ट जो कस्टमर्स का है वो। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए उन्हें पूंजी, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, मशीन आदि का पहले से अनुमान लगाना होगा। इसी प्रकार जो सरकारी नीतियां होती है, कितने इंटरेस्ट से वो लोन लेंगे मार्केट से, मार्केट की स्थिति क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, इन सब के बारे में भी विशेष रूप से पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, मतलब जो विभिन्न विकल्प होंगे उनमें से हम किस तरह से निर्धारण करें कि कौन से विकल्प को हम हमारी प्रोसेस में लाएंगे। Generally, 3 are several alternatives to tackle a problem on the basis of objectives and the limitation of planning. Alternatives course of doing a particular work should be developed. जो हमारे विभिन्न विकल्प होंगे उनमें से जिस विकल्प के द्वारा हम प्रोसेस को पूर्ण करवाएंगे उस विकल्प का हमको चयन करना होता है। साथ ही जो उत्पादन के समय साधन वैकल्पिक रूप से जो प्रयोग में लाए जा सकते हैं उन सब का भी अध्ययन करना होता है। जो प्लानिंग करने वाले हैं उनको सभी वैकल्पिक साधनों पर विचार करना पड़ेगा। जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पर विचार जब कर लेते हैं तो उसके बाद ही जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा उसका चयन करना होगा। सर्वोत्तम विकल्प जो है उसको यदि अपनाया जाता है तो कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, मीन्स कैपेसिटी बढ़ती है, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज की भी, और हमारे ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एवल्यूशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। जितने भी हमने मूल्यांकन करे हैं, जितने हमारे पास अल्टरनेटिव्स थे उनमें से जब हमने सर्वोत्तम का चुनाव करना है तो उसके लिए मूल्यांकन या वैल्यूएशन कंपलसरी है। तो इवैल्यूएशन करना और फिर बेस्ट का चुनाव करना। एवरी अल्टरनेटिव्स डेवलप्ड इन द प्रीवियस स्टेप विल हैव सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दीज अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन द light of possibility of achieving objectives, the cost and the time involved. The alternatives which is practical and can achieve the objectives in best possible manner in selected. जो हमने नियोजन किया है उस नियोजन की प्रक्रिया में जितने भी हमारे कार्य करने की विधियां हैं उनका मूल्यांकन करना और उसमें से बेस्ट का चुनाव करना। तो यह चयन जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जितने भी वैकल्पिक तरीके हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाएगा, उनका मूल्यांकन करना और उसमें से सबसे बेस्ट तरीके को चुनना, यह काफी कठिन कार्य होता है। और इस कार्य को करते समय नियोजनकर्ता जो है, जो सिलेक्शन करने वाले हैं या जो प्लान करने वाले हैं, उनको बहुत ही सतर्कता रखनी होती है, सावधानी और दूरदर्शिता से काम लेना होता है। Next point is formulation of derivative plan. Derivative plan are detailed supportive plan. These plans are made to support in executing the basis of or main plan. Once the alternatives are selected, derivative or subsidiary plans have to be made. For example, a main plan of an organization can be produced computer. Thus, the derivative plan have to be made for purchase of inputs, arranging labors, finance, etc. जितनी भी हमारी योजनाएं होती है उन योजनाओं को जब तैयार किया जाता है तो उसके साथ में कुछ उप योजनाएं भी तैयार करना होती है। उन उप योजनाओं में मतलब सब प्लानिंग में नियोजन के जितने भी चरण होते हैं उन चरणों पर विस्तार से विचार करके और जो निर्धारित योजना है उसको कार्यान्वित करने के लिए सहयोगी योजनाओं को भी तैयार करना होता है। ये योजनाएं उप योजनाएं कहलाती है और ये मूल जो योजना होती है उसका ही अंग मानी जाती है।
उप योजनाएं जो होती है वो संगठन के प्रत्येक भाग के लिए तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूलिंग ऑफ। इसमें एक एग्जांपल भी जो दिया था कि यदि हमें कंप्यूटर का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जो उसके डेरिवेटिव प्लान्स होंगे उसमें हमको परचेस कहाँ से खरीदना है, लेबर्स कहाँ से हम अरेंज करेंगे और फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, ये सारी भी हमको उप योजनाओं के अंतर्गत जो तैयारी करनी होगी वो करना होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। शेड्यूल करना मीन्स बनाना या क्रियाओं के समय क्रम का निर्धारण करना। Once the supportive plans have been formulated, the next step is to sequence the various tasks in accordance to their priorities. After sequencing, they have to be scheduled. That is, the time required for performing these tasks had to be determined, and the starting time and finishing time must be fixed. जो भी हमारा कार्य करने का समय होता है उन सब का समय हमें निर्धारित करना और कौन सी क्रिया कब की जाएगी ये डिसाइड करना, यह हमें करने के लिए पहले से प्लान करना आवश्यक होता है। नियोजन में जो समय का महत्व होता है वो बहुत ही होता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक योजना की क्रिया को करने के लिए उचित समय और क्रम निश्चित होना चाहिए। समय का निर्धारण करने के लिए करते समय यदि हमने पूरी तरह से पहले से सोचे हुए समय पर ही कार्य किया है तो हमारी जो ये प्लानिंग है या जो योजना तैयार की है वो सक्सेसफुल हो जाती है, वो साकार हो जाती है। तो क्रियाओं का क्रम और समय निश्चित करने से पहले कार्य को हमें कितने समय में पूर्ण करना है यह पहले से डिसाइड कर ले तो वह उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा कार्य संपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग प्लान्स एंड सेक्यूरिंग कोऑपरेशन। फॉर द सक्सेस ऑफ द प्लान इट इज नेसेसरी that the plan are communicated even at the lower level. The employees should be made to understand the scope and benefits of various plans. It is important that the different persons who have to execute the plan are taken into confidence and their cooperation is secured. जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी कार्य करने वाले हैं उन सबके बीच में समन्वय बिठाना और उनको प्लान के बारे में पूरी तरह से बताना और कम्युनिकेट करना। तो कोई भी योजना हो चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन प्रबंधक और कर्मचारियों के सहयोग के बिना वो संभव नहीं होती। सहयोग प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को योजना अच्छी तरह से समझाना चाहिए। कर्मचारियों के साथ मानवता का व्यवहार करने और उनको जीवन योग्य मतलब अच्छे से वो अपना जीवन निर्वाह कर सके ऐसी मजदूरी देने में उनका सहयोग आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सबसे पहले एक तो प्लान अच्छे से समझाना और दूसरा उनके लेबर का भी या उनके रेम्यूनरेशन का भी ध्यान रखना, तभी वो कोऑपरेशन करके और हमारी प्लानिंग को सक्सेसफुल कर पाएंगे। Next and last point is follow up and review. The process of planning does not end with the implementation of planning. Plans are made for future and future is uncertain. It is thus important that plans are received and modified according to changed situation so that the objectives can be achieved. जितना भी हमने कार्य किया है या पूरी प्रोसेस की है उसका अनुगमन करना, फॉलोअप लेना और उसकी समीक्षा करना, रिव्यू करना। अनुगमन करना मतलब हम उसे पहले पूरी हमारी योजना के अकॉर्डिंग कार्य हुआ है या नहीं यह देखें और फिर उसमें जो भी हमें कमी लग रही है उसे दूर करने का प्रयास करें। तो फॉलोअप और रिव्यू ये नियोजन का ही आवश्यक अंग होता है और अनुगमन इसलिए आवश्यक है कि बदलती हुई आवश्यकताओं, परिस्थितियों और संभावित परिवर्तनों के संदर्भ में योजना को हम बदल सकें
और बहुत सी बार तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उनको अनुकूल बनाए रखने के लिए और जो हमने सोचे हुए हैं उन परिणामों की प्राप्ति के लिए भी योजनाओं का जो फॉलोअप लेना है और रिव्यू करना है वो आवश्यक होता है। इसलिए इसे नियोजन की प्रक्रिया का ही एक कदम भी मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरे पॉइंट्स थे, ये सभी पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये एक पूरी प्रोसेस है प्लानिंग की। अगर ये पूरी प्रोसेस को हमें पूर्ण कंप्लीट करना है तो हमें पहले से अच्छा प्लान तैयार करना होगा, और प्लान तैयार करने के लिए ही यह पूरी प्रोसेस को अपनाया जाता है, ताकि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त कर सकें। लक्ष्य को जो निर्धारित किए हुए हैं उनको हम सक्सेसफुली प्राप्त कर सकें, इसलिए ये प्लान की पूरी प्रोसेस को अपनाया जाता है या टेक्निक्स को फॉलो अप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट और कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट्स मतलब नियोजन के तत्व, और कंपोनेंट मतलब उसके घटक, या टाइप्स मतलब प्रकार। तो इस तरह से किसी भी तरह से जो हम प्लानिंग को देखेंगे तो उसके एलिमेंट, कंपोनेंट और टाइप्स को बहुत ही सतर्कता से और इसके एक एक पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से देखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से करना। द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग आर नोन एज द टाइप्स और कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। Some plans are used repeatedly in similar situation. Such plans are called as standing plan. Objectives, policies, procedure, and rules are example of standing plans. On the other hand, other types of plan are called single-use plan. Programs, budgets, etc. are example of single-use plan. जो बिजनेसमैन होते हैं या जो प्रत्येक व्यवसायिक संस्था होती है, सबके अपने अपने अलग लक्ष्य होते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनेक योजनाएं तैयार की जाती है, उनमें उद्देश्यों का निर्धारण भी किया हो जाता है, और उसके बाद ही कोई भी रणनीति या स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। इसके पश्चात प्रबंधकों द्वारा डिसीजन लेने होते हैं कि वे अपनी नीतियों को किस तरह से बनाते हैं, और नीतियां निर्धारित कर लेने के बाद जो उनकी क्रियाओं का जो क्रम निर्धारित किया जाता है उसके अनुसार ही पूरी प्रोसीजर करना होती है। तो जो प्लानिंग्स हैं उनकी अगले जो घटक होते हैं या पद्धतियां होती है या नियम, बजट, कार्यक्रम, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। तो इन घटकों को या इन योजनाओं को हम इस प्रकार देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज गोल्स। गोल्स मीन्स होता है लक्ष्य। गोल्स आर कलेक्टिव एंड्स of an organization towards which is direct its energies and activities. It is that desired state of affair which an organization wants to realize. A good means the measurable objectives. When the objectives are expressed in qualitative and value, they become goals. For example, earning profit is an objective. When a company states that it wants to earn 25% profit on its investment, it is a goal. Goals may be short term or long term. Goal serves as the milestone on the organization's journey towards its objectives. Goals should be expressed in clear and specific words so that all members of organization may understand them. तो जिस तरह से ये गोल है, फर्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को, इसमें जो लक्ष्य होते हैं वह योजनाओं के अंतिम बिंदु होते हैं। जो भी हमारे प्लान है उसका जो हमने प्लान कर लिया तो जो लक्ष्य जो डिसाइड किया है वो अंत में हमें प्राप्त होता है। बिना लक्ष्य की कोई भी योजना अपव्यय के समान है। लक्ष्य सदैव निश्चित और परिणाम योग्य होने चाहिए। उपक्रम का जो लक्ष्य निर्धारित करना नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक बिंदु होता है। लाभ अर्जन के अलावा जो लक्ष्यों को मापा जा सकता है, जब लक्ष्यों को या उद्देश्यों को मात्रा एवं मूल्यों में व्यक्त किया जाता है तो वो लक्ष्य बन जाते हैं।
जैसे लाभ कमाना व्यापार का उद्देश्य है, किंतु संस्था अपने विनियोग पर 25% लाभ अर्जित करना चाहती है, तो यह एक लक्ष्य कहलाएगा। लक्ष्य जो होते हैं वो अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही हो सकते हैं। तो उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में लक्ष्य जो होते हैं वो मील के पत्थर के समान माने जाते हैं। स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से लक्ष्य को स्थापित किया जाना चाहिए, जिन्हें की संस्था के सभी सदस्य समझ सकें। लक्ष्य बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम उत्पादन की किस्म में सुधार करें, न्यू प्रोडक्शन करें, नए उत्पाद का निर्माण करें, ग्राहकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएं और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करें। तो ये सारे जो गोल्स होते हैं वो पहले से निश्चित करना होते हैं। अब ये जो इसका चार्ट दिया हुआ है गोल्स का या लक्ष्य का, ये एलिमेंट ऑफ प्लानिंग का, उसमें सबसे पहला ऊपर गोल्स दिया हुआ है। उसके बाद फिर सारे पॉइंट्स एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में आते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये 8 और एक गोल्स 9, ये 9 पॉइंट माने जाते हैं जो कि एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इम्पोर्टेंस रखते हैं अपना। तो ये जो 9 पॉइंट्स है, इन 9 पॉइंट्स को आपको इस चार्ट के माध्यम से भी और एक इंडिविजुअल पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो गोल्स समझ में आया। इसके बाद में अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स होता है उद्देश्य। Every organization is established to achieve some purpose which are called its objective. Objectives are the aim or purpose for which an organization perform various activities. According to Louis Allen, objectives are goal established to guide the effort of the company and each of its component. कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, दे मस्ट बी टाइम बाउंड, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी चैलेंजिंग एज वेल एज रियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, ऑब्जेक्टिव इन डिफरेंट एरियाज मस्ट बी सपोर्टिव टू वन अनदर। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे 10% इंक्रीज इन सेल्स एंड सेकेंड टू इंक्रीज द ग्रुप्स आउटपुट, टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 10 मैनेजर्स आर टू बी प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग बाय सेंडिंग देम टू अदर इंस्टीट्यूशन। Thus goals are of general nature but objectives are specific. Objectives are not related to planning only but are related with organizing, staffing, directing and controlling too. Objectives means होता है उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या होंगे? जो उद्देश्य होते हैं वो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो ये हमने गोल्स देखा, इसको प्राप्त करने के लिए जो हमने लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने के लिए ये उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य के निर्धारण में भी योजना की समस्त प्रक्रिया, जैसे कि सूचनाओं का हमको कलेक्शन करना, एनालिसिस करना और सर्वोत्तम में से चुनाव करना। उद्देश्य वे लास्ट पॉइंट होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रियाएं की जाती है। उद्देश्य स्पष्ट भी होने चाहिए। उद्देश्यों की जो विशेषताएं हैं उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, क्लियर एंड स्पेसिफिक हो। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग उद्देश्य होने चाहिए। जो संस्थाएं उनको अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों को बनाना चाहिए। उद्देश्यों की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए, रिव्यू लेते रहना चाहिए। उद्देश्य प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए। इसमें जो एक एग्जाम्पल बताया है कि 10% इंक्रीज इन सेल्स, विक्रय में 10% की वृद्धि करना। तो टू इंक्रीज द ग्रुप आउटपुट, प्रबंध में कुशलता लाने के लिए 10% की वृद्धि हम करेंगे। तो जो कुशलता लाने के लिए प्रति वर्ष 10 हम ट्रेनिंग प्रबंधकों की नियुक्ति करेंगे और उन्हें उच्च प्रबंधन की शिक्षा के लिए दूसरी इंस्टीट्यूशन में भी भेजेंगे।
इस प्रकार लक्ष्य सामान्य स्वरूप के होते हैं, जबकि उद्देश्य जो होंगे वो विशिष्ट होंगे। उद्देश्य का संबंध केवल नियोजन से नहीं होता और बल्कि प्रबंध के अन्य कार्य जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इनसे भी होता है। तो इस तरह से ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स या उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज मतलब होती है व्यू रचना। स्ट्रेटेजी इज यूज्ड टू फेस द कंपटीशन ऑफ द मॉडर्न एज। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन want to earn maximum profit. For that they make strategy to face their competition. Strategy can be both internal and external. When the management faces opposition of the employee, it makes internal strategy to face them, but when the danger is from the other business, it makes external strategy to face the competition from them. Characteristics of strategy. It is made by high level or top level management authorities. Strategy is a comprehensive and integrated plan for allocation of scarce organizational resources. It is an interpretative plan in the sense that it provides meaning and content to other plan. Fourth, strategy must be formulated before plan are made. Strategic decisions are primarily concerned with the external force. Strategies are made to take benefit of favorable circumstances and to face though competition. For example, to remove the monopoly of Maruti in Indian car market, Tata Motors have launched Nano at the very less price in Indian market. तो ये जो स्ट्रेटेजी है या व्यू रचना हमने देखा, व्यू रचना के अंतर्गत इसे हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से हमने हमारे गोल्स को, लक्ष्य को निर्धारित किया है। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद फिर उसके हिसाब से ही हमें उसकी मोर्चाबंदी या स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी होती है। जो व्यू रचना तैयार करनी है वो प्रतियोगी के रूप में हमको ध्यान में रख करके और तैयार करनी होती है। इसे कार्यनीति या रणनीति भी कहा जाता है। वास्तव में जो रणनीति होती है वह अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, जिससे कि हमें बिजनेस के क्षेत्र में हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को हरा सकें। उदाहरण यहाँ दिए हुए थे एग्जाम्पल कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते हुए बिना सशक्त व्यूह रचना के बाजार में बने रहना आसान नहीं होता। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें है कि व्यूह रचना का निर्माण उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, मीन्स टॉप लेवल के मैनेजर्स के द्वारा होगा। इसमें संसाधनों के उचित प्रयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। व्यूह रचना जो होती है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होगी। व्यूह रचना को जो उचित रूप में लागू करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो हमने तैयार की है स्ट्रेटेजी उसके ही अकॉर्डिंग हम पॉसिबल होंगे कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो जो व्यूह रचना या मोर्चाबंदी है उसका मुख्य उद्देश्य अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने और कड़ी कंपटीशन का सामना करने के लिए होता है। व्यूह रचना को जब बनाया जाता है तो उसमें उद्देश्य और अवसरों की जानकारी होना आवश्यक है। एक और एग्जाम्पल है कि भारतीय कार बाजार पर जो मारुति उद्योग लिमिटेड का एकाधिकार समाप्त करने के लिए जो टाटा मोटर्स के द्वारा सामान्य नागरिकों के लिए नैनो जैसी सस्ती कार बाजार में उतार दी गई या लॉन्च कर दी गई। तो बिजनेस में जो इंटरनल परिवर्तन होते हैं उसके लिए पूर्व प्रबंधक आंतरिक जो हमारी व्यू रचना है वो तैयार करते हैं, ताकि परिवर्तन का कोई भी विपरीत लाभ बिजनेस पर नहीं पड़ सके। तो इसलिए व्यू रचना का बिजनेस में काफी इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब होता है नीति बनाना या नीतियां। अ पॉलिसी इज जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग।
Policies help objectives. They are the result of deep thought. They define the desire and aims of the managers in the form of certain direction. Thus, policies are a continue directing principle for the solution of recurrent problem, which are decided beforehand by the top level managers for the help of the middle and lower level managers. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलिसीज के. पॉलिसीज शुड में ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. दे प्रोवाइड बोर्ड ऑफ गाइडलाइन एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव्ड. पॉलिसीज आर मॉडल ऑफ थॉट and guide the decisions and the behavior of executives. Policies are board guideline and provide scope for executive judgment. They are generally formed by top level management for a long period. इनके एग्जाम्पल है appointing only trained and experienced engineer in the venture. 50% of posts are filled by internal recruitment at higher post. जो नीतियां बनाई जाती है ये वे विवरण होते हैं जो कि मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा या अपने अधीनस्थों और निम्न स्तरीय कर्मचारियों की हेल्प के लिए तैयार किए जाते हैं. इसमें इनके अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं. नीतियां निरंतर चलने को ही निर्देश भी कहा जाता है जो प्रबंधकों की निर्णय सीमा का निर्धारण भी करते हैं. विभिन्न समस्याओं को जब सुलझाने का मार्गदर्शन देना होता है तो नीतियों के द्वारा ही उन्हें समझाया जाता है. जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं उनके द्वारा बनाई जाने वाली जो प्रमुख नीतियां हैं उनमें जो पर्सनल पॉलिसीज होती है मतलब सेवी वर्गीय नीतियां और विक्रय नीति ये आती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं कि पॉलिसीज शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये सदैव ही उद्देश्य परक होनी चाहिए. उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए या उद्देश्य के आधार पर ही हमारी नीतियां तैयार होनी चाहिए. नीतियां हमेशा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए. ये व्यवहारिक और सहयोगात्मक होनी चाहिए. नीतियां उद्देश्यों से भिन्न होती है, अलग होती है. नीतियां अधिकार क्षेत्र को डिसाइड करती है या निश्चित करती है. इसमें एग्जाम्पल जो बताए हैं उसमें अपॉइंटिंग ओनली ट्रेंड. जब हम उपक्रम में हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्तियों को और अनुभवी इंजीनियरों को ही नियुक्ति देंगे. और उच्च पदों पर या टॉप लेवल पर 50% पदों की पूर्ति हम आंतरिक भर्ती द्वारा करेंगे. तो ये पहले से ही जो नीतियां बनाते हैं तो उसके पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है या इसके अकॉर्डिंग ही फिर नीतियां बनाई जाती है.